नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे महिला कहानीकारों में सशक्त महिला लेखिका शिवानी जी की एक प्रसिद्ध कहानी पिटी हुई गोट। शिवानी जी महिला लेखिकाओं में काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका रही हैं और इनकी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, पसंद की जाती रही और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई हैं। तो इस समय शिवानी जी की कहानियों की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत आज शिवानी जी की ही एक प्रसिद्ध कहानी पिटी हुई गोट पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले महत्वपूर्ण कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप आनंद लें महत्वपूर्ण कहानियों का। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी पर। नारी विमर्श से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। दिवाली का दिन चीन पाक की जानलेवा चढ़ाई को पार कर जुआरियों का दल दुर्गम बिहार पर्वतों के वक्ष पर दरी बिछाकर बिखर गया। एक और बड़े बड़े से हंडे से बेनीबाग की हरी पहाड़ी चाय के भपके उठ रहे थे। दूसरी ओर पेड़ के तने से 7 बकरे लटका कर आग की धुनी में भूनने जा रहे थे। जलते हुए पसम से निकली दुर्गंध भयानक सिगरेट व सिगार के धुएं से मिलकर अजीब सी खुमारी उठा रही थी। नैनीताल से 4 मील दूर एक बीहड़ पहाड़ी पर जमा यह अड्डा आवारा रसिक जनों का नहीं था। 7-8 हजार से कम का आदमी वहां प्रवेश नहीं पा सकता था। टेढ़ी खद्दर की टोपी को बाकी अदा से लगाए तरुण नेता महिम भट्ट, भालदार कुंदन सिंह, कुंवर लाल बहादुर, सुंदर जोशी आदि एक से एक गणमान्य व्यक्ति महालक्ष्मी का पूजन प्रसादी ग्रहण कर अपने गुप्त अड्डे पर पहुंच जाते। छाती से ताश की गड्डी चिपकाकर टेढ़ी आंखों से एक दूसरे खिलाड़ी के पत्तों की ग्रह स्थिति भांपना, झूठी गीदड़ धमकियां देकर चाले चलना उन सिद्धहस्त पारंगत खिलाड़ियों के बाएं हाथ का खेल था। मिनटों में ही वहां 1000 की चाल तिगुनी कर पत्ते खुलवाए जाते। कभी कत्थे और चीड़ के ठेके दांव पर लगते और कभी कभी आवारा पाटा और अपर चीना स्थित भव्य साहबी बंगले। नैनीताल के कई लखपति चीना पीक की उस वीरानी में वीरान होकर लौटे और फिर भी प्रत्येक महाल्या को उसी धूम और उसी गरज से फिर अड्डे जम जाते। कल रात सुना चीनियों ने हमारी 3 चौकियां जीत ली। लाल साह ने हाथ में सुरती मलकर अपने मोटे लटके होंठ के भीतर भर कर कहा। अबे हट भी, कहाँ की मनहूस खबर लेकर आया, सारे पत्ते बिगाड़ दिए। लाल साह को कोहनी से मारकर विक्रम पालथी समेत ओट से अपने पत्तों को देख कर बोला, लो देखो चीन, एक हाथ हमारे साथ, 10-10 को इसी तरह पटक दूंगा। पत्ते पटक जमीन से फेंक, उसने कहा। पिछली बार वह अपना साहनी की शुतुरमुर्ग के अंडों के आकार की नेपाली मूंग वाला यहीं हार गया था। इसी से साधारण पत्ते पर भी वह झूठी चाल नहीं लगा रहा था। लो भाई, एक चाल मेरी। चुटकियां बजाते महिम ने 100 का नोट फेंका और गिद्ध दृष्टि से एक पल में ना जाने किस जादुई शक्ति से सबके अदृश्य पत्ते भांप लिए। पत्तों की गरिमा उसके लाल आलू बुखारे के से गालों पर उभर आई। मन के उत्साह को वह किसी प्रकार नहीं दबा पा रहा था। कभी चुटकियां बजाता, कभी खद्दर की टोपी तिरछा करता, कभी गुनगुनाता, कभी गानों की बेसुरी आवृत्ति निकालता। खेल रंग पकड़ रहा था। फड़फड़ाते नोटों में से एक बड़े से पत्थर पर उनको दबा दिया गया। महिम भट्ट की चाल ऐसी वैसी नहीं होती। सब जानते थे वह शून्य से लटकने वाले त्रिशंकु की नहीं है। एक एक कर सबने पत्ते डाल दिए। केवल एक ही व्यक्ति डटा रहा था। वह था एक नौसिखिया खिलाड़ी गुरदास। कुछ खेल की जिद, कुछ चातुर्य से उत्सुकता। खिलाड़ी महिम भट्ट उसे ले बैठे। पत्ते खुले तो वह 8000 हार गया। दोनों हाथ झाड़वा उठने को हुआ तो लाल साह ने खींच कर बिठा दिया। वाह वाह, ऐसे नहीं उठ सकते मामू, खेल ठीक 12 बजे तक चलेगा। अब है ही क्या जो खेलूं। गुरदास ने फटे गबरून के कोट की दोनों जेबें उलट दी। अम्मा, है क्यों नहीं? वह साली मेवे की दुकान का क्या अचार डालोगे? लग जाए दांव पर, महिम भट्ट ने चुटकियां बजाकर कहा और पत्ते बट गए। 12 बजने में 5 मिनट थे, पर गुरदास की घड़ी में सब घंटे बज चुके थे। वह कौड़ी कौड़ी जोड़कर 8000 की पूंजी ही नहीं, बाप दादों की धरोहर अपनी प्यारी दुकान पर भी दांव हार चुका था। ठीक घड़ी के कांटे के साथ ही खेल समाप्त हुआ। एक एक कर खिलाड़ी के हाथों की धूल झड़ गई और सब चले गए। खटखटाती ठंड में पेड़ के एक ठूंठ तने पर अपनी कुबड़ी पीठ टिकाए निष्प्राण सा गुरदास शून्य गगन को एकटक देख रहा था। अब वह क्या लेकर घर जाएगा? उसकी प्यारी सी दुकान, जिसकी गद्दी पर वह छोटी सी सगड़ में 3-4 गोबर और कोयले के लड्डू धमकाकर चेस्टनट अखरोट और चेस्ट स्ट्रॉबेरी के मोतियों के मोल बेच देता था, अब
कहाँ है? महीनों की रसद लाने के लिए 5 का नोट भी तो नहीं था। जेब में से टप टप उसकी झुर्री पड़े गालों पर से आंसू टपकने लगे। फटी बाह से उसने आंखें पोंछी कि किसी ने उसके बाजू को पकड़कर बड़े स्नेह से कहा, वाह दाजू, कैसी हौसले से खेलने आते, कैसे मर्द हो जी। उठो चलो घर, चलकर एक बाजी एक और होगी। गुरदास ने मुड़कर देखा। उसका सर्वस्व हरण करने वाला महिम भट्ट ही उसे खींच कर उठा रहा था। क्यों मरे सांप को मार रहे हो भट्ट जी? अब है ही क्या जो खेलूंगा? बूढ़े गुरदास सचमुच ही सिसकने लगे। अरे वाह जी वाह, है क्यों नहीं? असली हीरा तो अभी गांठ में ही बंधा है। लो सिगार पियो, कहकर महिम ने अपनी बर्मी चुरुट जलाकर स्वयं गुरदास के होंठों पर लगा दिए। बढ़िया तंबाकू के विलासी धुएं के खखार में गुरदास की चेतना सजग उठी। कैसा हीरा भट्ट जी? महिम उसके कान के पास मुंह ले जाकर कुछ फुसफुसाया और कहा। और गुरदास चोट खाए सांप की तरह फुफकार उठा। शर्म नहीं आती ब्राह्मण? क्या तेरे खानदान में तेरी माँ बहनों को ही दांव पर लगाया जाता था? पर महिम भट्ट एक कुशल राजनीतिज्ञ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन ने उसकी बुद्धि को देसी उस तरह की धार की भांति पहना कर दिया। मान अपमान की मधुर भावना से वह एकदम नीलकंठ की समान भोलेनाथ बन गया। कड़ाके की ठंड में आहत गुरदास की निर्वीर्य मानवता को वह कठपुतली की भांति नचाने लगा। पांडवों ने द्रौपदी को दांव लगाकर अपनी महिमा खो दी। हो सकता है दाजू तुम्हारी गृह लक्ष्मी तुम्हारे गृह में एक बार फिर तुमको बादशाह बना दे। अपनी मीठी बातों के गोरख धंधे में गुरदास को बांधता महिम जब अपने द्वार पर पहुंचा तो बूढ़ा उसकी मुट्ठी में था। देखो, इस सांकल को जरा सा झटका देना और मैं खोल दूंगा। निश्चिंत रहना दाजू, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दूंगा। बिना कुछ उत्तर दिए ही गुरदास घर की ओर बढ़ गया। दिन भर वह अपनी छोटी सी दुकान में चेस्टनट, स्ट्रॉबेरी और अखरोट बेचता था। उसकी दुकान सीजन तक ही सीमित रहती थी। भारी भारी बटुए लटकाए टूरिस्ट ही आकर उसके मेवे खरीदते थे। पहाड़ियों के लिए स्ट्रॉबेरी और अखरोट, चेस्टनट आदि घर की मुर्गी दाल के बराबर थे। डंडी मारकर बड़ी ही सूक्ष्म बुद्धि से वह 10,000 जोड़ पाया था। 2,000 शादी में उठ गए थे। 63 वर्ष की उम्र में उसने एक बार भी जुआ नहीं खेला था, किंतु आज लाल के बहकावे में आ गया। लाल उसका भांजा था। हद है मामू, एक दांव लगा कर तो देखो, क्या पता एक ही चोट में 20,000 बना लो। ना हो तो एक एक हाथ खेल कर उठ जाना। तू आज भीतर से कुंडी चढ़ाकर खा पी कर सोए रहना, मुझे भीमताल जाना है, उसने पत्नी से कहा। और गबरून के फटे कोट पर पंखी लपेट कर निकले ही थे कि कुंदन लगी नथ को लटकन की लटक ने रोक लिया। सुभग नासिका भारी नथ के भार से और भी सुघड़ लग रही थी। 18 वर्ष की सुंदरी बहू को बिना कुछ कहे भला कैसे छोड़ाते? अरे सुन तो, कहकर उसने पत्नी को खींच छाती से लगाकर कहा, तू जो कहती थी ना कि पिथौरागढ़ की मालदारिन की सी सतलड़ तुझे गड़वा दूं, भगवान ने चाहा तो कल ही सोना लेकर सुनार को दे दूंगा। बिना कुछ कहे चंदोपति से अपने को छुड़ाकर प्रसाद बनाने लगी। 3 वर्ष से वह प्रत्येक दिवाली पर पति की यह व्यर्थ आश्वासन को सुनती आई थी। उधर बूढ़ा लहसुन भी खाने लगा था। ऐसी दुर्गंध आई कि उसका माथा चकरा गया। रिश्ते में बहू लगने पर भी वह चंदो उसकी हम उम्र थी और दोनों में बड़ा प्रेम था। मामी आज खूब मन लगाकर लक्ष्मी जी की पूजन करना। मामा जी 10,000 लेकर जुआ खेलने गए हैं। अपने सुंदर चेहरे से नथ का कुंदन खिसका कर वह बोली। जलते घी की सुगंधी से कमरा भर गया। हट, बड़ी आई है। उन बेचारों के पास 10,000 कहाँ है? होते तो कार्तिक में मेरी यह गति होती। पट्टे सलूके से उसने अपने बतासे सी सफ़ेद कोहनी निकाल कर दिखाई। तुम्हारी कसम मामी, यह भी बता रहे थे, ये भी तो गए हैं, अपनी आंखों से देखा इन्होंने। चंदो कढ़ाई में पूड़ी डालना भूल गई। कल ही उसने एक गरम सलूके के लिए कहा तो गुरदास की आंखों में आंसू आ गए। चंदो, तेरी कसम जो इस सीजन में एक पैसे का नफा हुआ हो। ना जाने कहाँ के भिखमंगे आकर नैनीताल में जुटने लगे हैं। अखरोट चेस्टनट खाएंगे क्या? 2 आने की मूंगफली लेकर ही टूंग लेते हैं। मेरा कोट देख, कहकर उसने कोट की फटी खिड़की से कुर्ते की बाह को निकाल कर दिखा दिया। तू कहती है क्या बहू, 10,000 उनके पास कहाँ से आएंगे? लो और सुनो। लाल बहू झुलझुला उठी। तभी तो ये कहते हैं ना कि मामा जी ने पुण्य किए हैं तो मामी जैसी सती लक्ष्मी मिल गई। कोई ऐसी वैसी होती तो जानते कैसे 20 सैकड़ा होते हैं। चलो भाई, मुझे क्या। वह चली गई। चंदा सोच में डूब गई। सचमुच वह लक्ष्मी थी, सतयुग की सती, जिसका सुनहरा चित्र कलयुगी चौखटे से एकदम बेतुका था। 3 वर्ष पहले उसके दरिद्र माता पिता पिथौरागढ़ अग्निकांड में भस्म हो गए। कभी उसने चावल भी नहीं चखे थे।
मनीरा के मांड से गुजर करने वाला उसका दरिद्र परिवार नष्ट हो गया। बिरादरी वाले उस अनाथ सरल बालिका को नैनीताल के एक दूर के रिश्ते के ताऊ के मत्थे पटक गए। प्रायः ही गुरदास की दुकान पर वह सब्जी लेने जाती। कद्दू, मूली और पहाड़ी बंडे के बीच खड़ी उस रूप रानी पर शाह जी बुरी तरह रीझ गए और अंधे के हाथ बटेर लग गई। 60 वर्ष के शाह ने सेहरा बांधा तो नैनीताल के उत्साही तरुण छात्रों ने काले झंडे लेकर जुलूस किए। वह शाह की तीसरी पत्नी थी। इसी से उसका जी करता था कि उसे भी चूल्हे के नीचे अपनी 10,000 की संपत्ति के साथ गाड़ दे। पर धीरे धीरे उस सौम्य संत बालिका ने साधु आचरण कर उस सके स्वभाव को जीत लिया। पर वह न पास में जाती न पड़ोस में जाती। गुरदास दुकान पर जाता तो अपने प्रकाश विहीन कमरे में पति के पूरी बाह के जीर्ण स्वेटर को उधेड़ कर आधी बाह का बनाती, तो कभी अपनी आधी बाह के पुराने बलियान से मोजे बनाती। गुरदास नया ऊन तो दूर सलाइयाँ भी लेकर नहीं देता था। एक बार उसने सलाइयों की फरमाइश की तो चट गुरदास ने अपने पुराने छाते से ही मोड़कर 2 विभिन्न आकार की 4 जोड़ा सलाइयाँ बना दी। पड़ोसिनी लाख समझाती पर वह अपने पति के प्रति कभी भी विद्रोह नहीं करती। पतिद्रोह करने वाली स्त्रियों में से वह नहीं थी। दादी ने अपड़ भोली बालिका को कल्याण में चील कौओं से नोची जाने वाली छटपटाती स्त्री का चित्र दिखाकर उससे कहा कि जो पति का कहना नहीं मानती ऐसी ही दशा होती है उनकी। वह इन बातों से बहुत डरती थी। फिर गुरदास उसे बड़े ही प्यार से पुचकार कर बुलाता। बड़े ही प्यार से दोनों में भरकर जलेबी लाने में वह कभी कंजूसी नहीं दिखाता। और जिसने जीवन के 15 वर्षों में मिठाई तो दूर भरपूर अन्न न खाया हो, नित्य जलेबी का दोना पकड़ाने वाला पति उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर ही था। गुरदास चंदों के अंधकारमय जीवन का प्रथम प्रकाश था। वह अपनी खिड़की से नित्य नवीन साड़ियों में मटकती सीजन की सुंदरियों को देखती। कभी उसे डाह नहीं होता। गुरदास दुकान लौटता, सकरी सीढ़ियों पर पति की फटी चर जूतियों की फट फट सुनवा अस्वस्थ हो जाती। गरम राख से अंगारे निकाल सुलगाती और चाय बना पति को दे देती। उंगलियां चाट कर वह चटकारे लेती। जलेबी का दोना साफ कर देती। कभी कभी कॉलेज के लड़के उसे बैजंती माला कहकर छेड़ देते, उन पर फिल्मी गाने गाते, सीटियाँ बजाते, हाय हू करते, तब भी उसका मन नहीं विचलित होता। वह सिर झुकाए मंदिर चली जाती और आंख मूंद कर एक ही वरदान मांगती, मेरा सौभाग्य अचल हो माँ। शायद उसकी सरल निष्कपट प्रार्थना ने बूढ़े गुरदास के समग्र रोगों से एक साथ मोर्चा ले लिया था। उसी बुढ़ापे में भी वह लहलहाने लगा। पास पड़ोस की स्त्रियों ने गुरदास के कृपण स्वभाव की आलोचना की और चंदों को भड़काया, पर वह मौन ही धारण करे रहती थी। बृहस्पति को वे दल बांध कर आते, पर गुरदास का प्रसंग छिड़ते ही चंदो कोई न कोई बहाना बनाकर उड़ जाती। आज लाल बहू ने उसके चित्त को खिन्न कर दिया था। जिस पति को वह देवता समझती थी वह उसे धोखा दे गया। उसका नियम था वह पति के आने के तक सदा बैठी रहती थी। आज भी बैठी थी। पति की परिचित पद ध्वनि सुनी वह असंख्य उपालंबों से बिंदने को व्याकुल हो उठी, पर सौम्यता और सील ने उसके चित्त पर काबू पा लिया। हंसकर वह पति का स्वागत करने लगी। पति के बूढ़े चेहरे पर उसने देखा और उसे पीछे धकेल दिया। हार तो नहीं गए चंदो? गुरदास का गला भर आ गया। 10-11 दिए अभी टिमटिमा रहे थे। उन्हीं के स्पष्ट आलोक में पति के कुमलाए चेहरे को देख चंदू का हृदय असीम करुणा से भर गया। ममता तो अपने पाले कुत्ते पर भी हुआ थी, फिर वह तो उसका स्वामी था। तो जल्दी जल्दी पंखे डालकर मेरे साथ चल। कहाँ चलने को कह रहे हो इतनी रात? बिना कुछ कहे सोचे ही चंदू ने अपनी गूंगी दृष्टि पति की ओर उठाई। तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा चंदो, आज 8,000 और दुकान सब कुछ हार गया हूँ। महिम कहता है कि घर की लक्ष्मी को बगल में बिठाकर दांव फेंकूं तो शायद जीत जाऊंगी। चलोगी ना? वह गिड़गिड़ाने लगा। सरल निष्कपट चित्त के दर्पण में संसार की कलुषित फरेबी चालें कितनी स्पष्ट होकर निखर आती हैं। चंदो पलक मारते ही समझ गई। आधी रात को उसका पति उसे महिम के यहाँ दांव पर लगाने के लिए लिया जा रहा है। कैसा सुदर्शन व्यक्तित्व! महिम भट्ट से वह टकराई, किंतु कैसी कुख्याति थी उसकी। पास पड़ोस में नित्य ही वह दुर्दांत कामी स्वभाव की बातें उसको सुनने लग पड़ती। वह युवती और विधवाओं के लिए व्याग्र था। कितनी अल्लड़ किशोरियाँ उसके वैभव और व्यक्तित्व में रीछ लट्टू सी घूमने लगी। फिर ना जाने अन्याय में कैसा जादू था। चलो चलो जल्दी करो चंदो, देर मत करो। उसने अपनी फटी आंखों में लपेट द्वार पर ताला बंद किया और निर्जन में खींच ले गया। महिम भट्ट के पिछवाड़े से होकर दोनों उसके गुप्त द्वार पर खड़े हो गए। लोहे की विराट सांकल पर लगी छोटी सी घंटी को दबाते ही द्वार खुल गया। आइए भौजी, आइए आइए, मेरे अहोभाग्य जो कुटिया को पवित्र किया।
महिम के काले ओवरकोट से उठती सुगंधित की लपटों ने चंदो को बांध लिया। एक सकरी गैलरी को पार कर तीनों महिम की कुटिया के दीवान खाने में पहुंचे। उसका वैभव देख चंदो दंग रह गई। छत से एक अजीब झाड़ फानूस लटक रहा था, जिसकी नीली रोशनी में फटी हुई लिपटी कृष्णकाय चंदो बुद्ध सी खड़ी थी। अरे बैठो बैठो भौजी, लो गरम काफ़ी पियो। पास ही धरे कीमती थर्मस से कॉफ़ी डालकर महिम ने कहा। चंदो सकचाकर पति की ओट में छिप गई। ओहो दाजू, ऐसे हीरो को इस गुदड़ी में ना छिपाया करो। ठीक ही कहते हो कि गुदड़ी में लाल छिपे होते हैं। अरे लो भौजी, यह साल ओढ़ो, यह पंखी तुम्हारा अपमान कर रही है। अपने कीमती पश्मीना को उसकी ओर बढ़ाकर महिम ने कहा। लज्जावंता चंदो ने प्याला थामा तो दोनों हाथों से पकड़कर ओढ़ी गई पंखी नीचे गिर पड़ी। नीचे क्या गिरी, कृष्ण मेघ को चीरकर धौत चंद्रिका छिटक गई। सब भूल भाल महिम उसे ही देखता रहा। अच्छा भाई, अब देर कैसी? उसके मन में कलुषित भावना थी। उसने कहा, चलो भट्ट जी, हो जाए एक दांव। गुरदास ने प्याली की चीनी को उंगली से चाट कर कहा। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। महिम ने चांदी के पानदान से कस्तूरी बीड़ा दोनों की ओर बढ़ाकर कहा। दांव तो लगा रहे हो दाजू, पर क्या भाभी से पूछा है? विजयी मुंहफट उद्यमी यौवन की चोट से गुरदास जर्जर कांप उठा। बुरा मान गए दाजू, महिम ने बीड़े को गाल फुलाकर कहा। हिसाब किताब साफ रखना ही ठीक होता है। देखो भाभी, दाजू आज सब कुछ मुझसे हार गए हैं। तुम्हें ही दांव पर लगाने का सौदा तय हुआ है। जरूरी नहीं है कि यह तुम्हें हार ही जाए। हो सकता है तुम्हारी शकुनिया देह की बाजी इन्हें खोए 8,000 दिलाकर एक बार फिर मेवे की दुकान पर बिठा दे। पर हाँ, अगर हार गए तो तुम आज की रात से ही मेरी रहोगी। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक रात्रि पर मेरा अधिकार रहेगा। मैं इसका विशेष प्रबंध रखूंगा कि तुम्हारे पति की हार और मेरी जीत का भेद प्राण रहते हम तीनों को छोड़ा और किसी को ना पता चले। तुम्हारी अटूट पति भक्ति का बड़ा दबदबा है और इससे मुझे मदद मिलेगी। तुम्हारे पति यदि हार गए तो। बीच में ही महिम को रोक गुरदास क्रोध से कांपता हुआ खड़ा हो गया। गुस्सा आने पर बलगम का गोला घर घर कर पुरानी जीप के इंजन की बात उसके गले को घरघराने लगा। अवरुद्ध कंठ से दोनों मुट्ठियां भींच कर वह बोला, मैं कभी हार नहीं सकता। अच्छा भगवान करे ऐसा ही हो दाजू, जल्दी बैठो। क्या बैठो तो सही। मुस्कुराकर महिम ने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और कोट उतारकर पत्ते हाथ में लिए और तकियों के सहारे लेटा पत्ता बांटने लगा। दूसरी ओर गबरून के कोट की फटी कूहनियों से लहसुन की गांठ सी हड्डियां निकली और मफलर से अपनी गीली नाक को बार बार पोंछता गुरदास जोर से देवी के कवच का पाठ कर रहा था। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि। और जुआरियों के बीच कांपती थरथराती चंदो कुमाऊं की सरला पतिव्रता किशोरी, जिसके लिए पति की आज्ञा कानून की अमिट रेखा थी, जो पति की आदेश पूर्ण वाणी को ब्रह्मवाक्य के समझ ग्रहण करने को सदा तत्पर रहती थी। पत्ते बटे चाले चले। गुरदास के बूढ़े चेहरे पर सहसा जवानी झलकने लगी। खुशी से झूमकर बूढ़ा नाच नाच कर महिम के सामने ही चंदो को पागलों की तरह चूमने लगा। बेचारी लज्जा से मुंह ढांक कर पीछे हट गई। ठीक है दाजू, दिल के अरमान निकाल लो, फिर मत कहना कि मौका नहीं दिया। अपने पत्तों को चूमकर महिम ने माथे से लगा लिया। अबे हट जा, बड़ा आया मौका देने वाला। ऐसे पत्ते ब्राह्मणों के पास नहीं आया करते। वैसे पर ही लक्ष्मी जी कृपालु होती हैं। क्यों नहीं, पर मैं तुम्हें आगाह किए देता हूँ दाजू, जरा संभल करके आना। यहाँ भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। महिम ने चाल तिगुनी की, पत्तों को बार बार चटकारे लेकर झूमता। वह चंदो की ओर देख ऐसी धृष्टता से मुस्कुराता कि जैसे पत्ते नहीं उसे ही चूम रहा हो। गुरदास ने देख लिया और गुस्से से भरकर वह पत्ते पकड़कर उठ खड़ा हुआ। उसका शक्की स्वभाव तक खेल की लग्न कुंडली में मारे सर्प की तरह छिपा था। वह बोले, हम यहाँ ताश खेलने आए हैं, इश्कबाजी देखने नहीं। वाह यार दाजू, कैसे खिलाड़ी हो। ट्रेल आने पर ही पत्ते चुमे जाते हैं। किसे सुना रहे हो गुरु, यहाँ भी ट्रेल है। बूढ़ा बुरी तरह हाँफने लगा। कोई बात नहीं, इसमें घबराएं कैसे। द्रुत कीड़ा के छिपे दानों ने दोनों को सहसा विवेक की चट्टान से बहुत नीचे पटक दिया। चंदो बेचारी के लिए सब कुछ नया था। वह दोनों हाथ गोदी में धर आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों को देख रही थी। उसकी विस्फारित भोली दृष्टि देख महिम से नहीं रहा गया। तो लो दाजू, खोलो पत्ते। इनमें 100 का नोट फेंका और अपने पत्ते भी खोल दिए। 3-3 इक्कों की ट्रोल ने बूढ़े की छाती में 3-3 संगीनें घुसेड़ दी। उसके हाथ से गिरी पान की हुकुम और ईंट की बेगमें जमीन पर सिर धुन रही थी। वाह वाह, 3 बेगमें भी तुम्हारी चौथी बेगम को नहीं बचा सकी। महिम ने हंसकर गुरदास की ओर देखा।
वह पत्थर की तरह बैठा था और अपने गंदे रुमाल से आँख और नाक की जलधारा पोंछ रहा था। और फिर एक बार चंदू की तरह देख बुरी तरह से सकता हुआ किसी पिटे बालक की भांति गिरता पड़ता बाहर निकल गया। महिम ने कुंडी चढ़ा दी। बड़े प्यार से चंदू की नुकीली ठुड्डी हाथ में लेकर बोला, भाभी जी, आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा। जानती हूँ क्यों? आज संसार की सबसे बड़ी संपत्ति जीत चुका हूँ। बड़ी देर तक कार्तिक की ओस भीनी रात्रि के अंतिम पहर में कांपती चंदू को उसके ग्रह के जीर्ण जीने तक पहुंचाकर महिम तीर की भांति लौट आया। वह कमरे में पहुंची तो कमरा खाली था। गुरदास तड़के ही उठकर पाषाणी देवी के मंदिर में नित्य माथा टेकने जाता था। वह चुपचाप फटी रजाई सिर तक खींचकर सो गई। कैसी नींद आई, बाप रे बाप। मामी, मामी उठो, गजब हो गया। लाल बहू का कंठ सुन वह हड़बड़ा कर उठी। मामी जी, मामा ताल में कूद गए। मंदिर के पुजारी ने देखा, पर कांटा डाला है पर लाश नहीं मिली। नाश हो इन जुआरियों का, बेचारे को लूट पाट कर धर दिया। स्तब्ध चंदू द्वार की चौखट पकड़े ही धम्म से बैठ गई। किसने उसका सिंदूर पोंछा, किसने उसकी चूड़ियाँ तोड़ी और कौन नोचकर मंगलसूत्र तोड़ ले गई, उसे कुछ नहीं पता। वह पागलों सी बैठी रही। राम राम, बेचारा 8-10 नगद और दुकान सब कुछ तो दांव में हार गया। वही धक्का उसे ले गया। पंडित जी कह रहे थे 16 बरस से मेरा यजमान था, बड़ा नेक आदमी था। अब तक चुप बैठी चंदू दोनों घुटनों में माथा डाल जोर जोर से रो पड़ी। एकाएक जैसे उसे रात की सारी बातें याद हो आईं। दुकान, 8,000 का धक्का नहीं, उसके पति को जिस दूसरे ही दांव ने हार का धक्का दिया था वही उसे ले गया। क्या उससे कभी कोई जान पाएगा? तो इस तरह आपने सुनी शिवानी जी की एक प्रसिद्ध कहानी पिटी हुई गोट। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।